पहले वाली क्लासेस के भी आए हुए ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर 2 जो चल रहा था उसका थोड़ा सा पार्ट बच गया था पिछली क्लास में, उसको आज हम खत्म करेंगे। उसके बाद हम हीरोन का सूत्र, ठीक है, चैप्टर 12 आपकी बुक का वो पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम बहुपद पढ़ रहे थे और बहुपद में हमने पिछली क्लास में सीखा था कि क्या कहते हैं उसको, कॉफिशिएंट, यानी कॉफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल गया। ओके, हाँ, गुणांक। गुणांक, ठीक है। तो गुणांक क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो कोई मुझे बताएगा गुणांक क्या होता है? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा गुणांक क्या होता है? मैंने आपको बताया था। हेलो रितु, गुड इवनिंग। यस, कोई भी स्टूडेंट? मैंने बताया था कि गुणांक क्या होता है, गुणा वाला अंक। ये जो गुणांक शब्द है ये किससे मिलकर बना है? गुणा से और अंक से। यानी गुणा वाला अंक क्या होता है? गुणांक होता है। अब किसकी गुणा वाला अंक? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं y² प्लस 3y प्लस 5, ये एक बीजीय व्यंजक है, में y का गुणांक क्या है? y का 3। यस, y का गुणांक क्या है? तो गुणांक क्या होता है? गुणांक क्या होता है? गुणा वाला अंक। गुणांक क्या होता है? गुणा वाला अंक। किसकी गुणा वाला अंक? y की गुणा वाला अंक। यानी y में जिस अंक की गुणा हो रही है वही क्या होगा? y का गुणांक होगा। ये बात समझ रहे हो? y में जिसकी गुणा हो रही है, y में जिस अंक की गुणा हो रही है, y में जिस अंक की गुणा हो रही है वही क्या होगा? y का गुणांक होगा। तो आप मुझे ये बताओ जल्दी से, y में किसकी गुणा हो रही है? 3 की हो रही है ना। इसकी किसकी हो रही है? 3 की गुणा हो रही है ना y में, है ना। y में किस अंक की गुणा हो रही है? 3 की। तो y का गुणांक क्या हुआ? y का गुणांक क्या हुआ? 3। आई बात समझ में सभी को? और अगर मैं कहूं y² का गुणांक, y² का गुणांक क्या होगा बताइए? पिछली क्लास में भी मैंने आपको ये बताया था, ये कॉन्सेप्ट। 8। 1, वेरी गुड। तो y² का गुणांक क्या होगा? y² में किसकी गुणा हो रही है? आप कहोगे सर किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं, नहीं कहेंगे हम कहेंगे इसमें 1 की गुणा हो रही है। तभी तो ये y² आया। 1 में जब y² की गुणा करोगे तो y² ही तो आएगा। 1 में आप जिसकी गुणा करते हो वही आता है। तो यहाँ पर y² का गुणांक क्या हुआ? 1। यानी जिस, अगर किसी चर के साथ कुछ ना लिखा हो, कोई संख्या ना लिखी हो, तो वहां पर क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो समझ में आया गुणांक का मतलब क्या होता है सभी को? बताइए, सबको क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताइए 4y² माइनस y प्लस 3, इसमें मुझे बताओ y का गुणांक क्या है? y का गुणांक क्या है? 4। 4। y का पूछा है, y का, y² का नहीं पूछा, y का पूछा है। ध्यान दो, y का -1, -1। क्योंकि माइनस का निशान लगा हुआ है। हाँ, यस, वेरी गुड। जो बच्चे कमेंट में -1 आंसर दे रहे हैं, y का है, ये है ना भाई, y यहाँ पर है ना, ये तो y² है ना। y कहाँ है? ये है y, ये। तो इसका गुणांक मुझे बताना है, इस y का। तो y के साथ कुछ नहीं है, y के साथ कुछ नहीं है। और जब किसी संख्या के साथ, सॉरी, किसी चर के साथ कुछ ना हो तो वहां पर क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। वहां पर क्या माना जाता है? 1। और अब इसका गुणांक क्या होगा? अब ये माइनस का चिन्ह भी तो है साथ में, ये साथ में माइनस का चिन्ह भी तो है। तो y का गुणांक क्या होगा? -1। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमेशा चिन्ह के साथ हमें लिखने होते हैं गुणांक। गुणांक हमेशा चिन्ह के साथ लिखने होते हैं। तो 1 के साथ यहाँ पर माइनस है, तो y का गुणांक क्या होगा? -1। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो तो कोई गुणांक नहीं होगा ना? गुणांक हम हमेशा निकालते हैं चर का, ठीक है। अब देखो,
हाँ आपको ओके। आपको ये चीज पता होगी कि किसी की भी घात में अगर जीरो, अगर किसी y की घात जीरो है तो इसका मान क्या होता है? जीरो। जीरो। ओके। और कोई स्टूडेंट? सर एक बार रिपीट कर दो। क्वेश्चन है मेरा कि y की पावर जीरो, इसका मान क्या होगा? सर जी सीधा वाई होगा। y होगा। ओके। जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, शायद ऐसा कुछ। नहीं, वो तो वन के साथ होता है। अगर वन होता तो y होता। हमेशा याद रखना, मैथ में ये नियम है, ये रूल है कि किसी की भी पावर जीरो का जो मान होता है वो वन होता है। ठीक है, किसी की भी पावर जीरो का मान क्या होता है? वन होता है। अगर मैं कहूँ चार की घात जीरो तो इसका मान भी वन होता है। अगर मैं कहूँ पांच की घात जीरो तो इसका मान भी वन होता है। अगर मैं कहूँ एक्स की घात जीरो तो इसका मान भी वन होता है। अगर मैं सर कहूँ जी वाई इसमें की जीरो है घात, तो जीरो ही हुआ ना। नहीं, किसी की भी घात जीरो हो तो उसका जो मान होता है वो वन होता है। अब देखो, अब आप कहोगे कि सर कैसे, तो इसकी यार बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है ना, ये उससे निकाला गया है। तो जो आप ये कह रहे हो ना कि अगर घात में जीरो है तो जीरो ही रहेगा, नहीं, ये गणित का नियम है, एक तरीके से ये कह लो। ये गणित का क्या है? नियम है। गणित का नियम क्या कहता है कि अगर किसी कोई संख्या हो या कोई चर हो, उसकी घात में अगर, या उसका घातांक अगर जीरो है तो वो बराबर एक के होता है। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन कर लो अपने नोट्स में कि किसी की भी पावर जो होती है वो जीरो होती है। हाँ जी। ओके। एक बार और, मैंने ये बताया है कि गणित का ये नियम होता है कि अगर आप किसी संख्या या किसी चर, जैसे संख्या है चार, पांच, चर है एक्स और वाई, उसकी पावर में अगर जीरो है, अगर उसका घातांक जीरो है तो वो बराबर एक के होता है। वो बराबर किसके होता है? एक के होता है। ये बताया है। तो आप अपनी कॉपी में क्या नोट डाउन कर लो, इनको नोट डाउन कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो कि अगर किसी की भी घात जीरो है तो वो बराबर एक के होती है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर मैं, जो आप कह रहे थे ना कि तीन किसी का गुणांक नहीं होगा, तीन होगा गुणांक। किसका होगा? अगर मैं यहां लिख दूं तीन वाई की पावर जीरो, और अगर कहा जाए वाई की पावर जीरो का गुणांक क्या है तो तीन है। वाई की पावर जीरो क्यों लिखा? क्योंकि वाई की पावर जीरो का मान एक होता है। तो मैं अगर तीन में एक की गुणा कर दूं तो तीन ही रहेगा, तो मैंने एक की जगह क्या लिख दिया? वाई की पावर जीरो। ठीक है, आई बात समझ में सभी को? ये चीज क्लियर हुई तो बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए। अब देखो, अगर आप कहना चाहते हो कि सर इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो बताओ, करके दिखाऊंगे प्रूफ कि किसी की भी पावर जीरो हो तो वो वन कैसे होता है? बताओ, क्योंकि अभी अभी मेरे माइंड में आया है कि मैं इसको प्रूफ ऐसे कर सकता हूँ। देखो, मैं इसको प्रूफ कैसे कर सकता हूँ। देखो, अगर मैं लिख दूं y की पावर जीरो, तो क्या मैं इसको y की पावर वन माइनस वन लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ, क्या मैं y की पावर जीरो को y की पावर वन माइनस वन लिख सकता हूँ, या टू माइनस टू, या थ्री माइनस थ्री, जो आपका मन करे वो लिख दो, लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, अब आपने एक नियम पढ़ा था, घातांक का नियम। घातांक का नियम आपने ये वाला पढ़ा था कि अगर ए की घात m को मैं भाग करता हूं ए की घात n से, तो वो बराबर होता है ए की घात m माइनस एन के। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए की घात m माइनस एन किसके बराबर होता है? ए की घात m बटे ए की घात n से। याद आया? जल्दी बताओ, ये नियम सभी को याद आया? अभी थोड़े दिन पहले यस हमने सर। घातांक के नियम में ये नियम पढ़ा था कि ए की घात m माइनस एन बराबर होता है ए की घात m अपॉन ए की घात n से। तो मैं इसको क्या लिख दूं? y की घात एक बटे y की घात एक। इसको लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? जल्दी बताइए, लिख सकता हूँ? ओके, तो y की घात एक क्या हुआ? y बटे y की घात एक कितना हुआ? y, और y से y काट दो तो क्या बचा? एक। तो देखो,
y की घात 0 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। y की घात 0 किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। हो गया ना प्रूफ? अब तो मन में कोई प्रश्न नहीं है कि सर अगर 0 है तो 1 क्यों आया? जल्दी बताओ। और अगर आपसे कोई पूछे कि किसी की पावर 0 1 कैसे होती है तो आप प्रूफ कर दोगे? ठीक है, अगर किसी को रिपीट कराना है तो R टाइप कर दो, अगर समझ में आ गया तो Y टाइप कर दो। तो आज आपने एक नई चीज यहाँ पर सीखी है कि अगर किसी की भी घात 0 हो तो वो 1 होती है। देखो राज, दोबारा देख लो। राज देखो, y की घात 0 है तो मैं y की घात 0 को y की घात 1 - 1 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? या 2 - 2 या 3 - 3 कुछ भी लिख दो, लिख सकता हूँ ना? 1 - 1 भी 0 होता है। ठीक है, फिर ये वाला नियम देखो, a की घात m - n बराबर क्या होता है? a की घात m बटे a की घात n। तो यहाँ पर m और n की जगह 1 है, यहाँ पर m - n है, यहाँ पर 1 - 1 है। तो मैंने सिर्फ फॉर्मूले में रख दिया, तो y की घात 1 बटे y की घात 1 लिख सकता हूँ ना, जैसे ये a की घात m बटे a की घात n हुआ। एक मिनट, ये देखो, ये पूरा a की घात m ऊपर आया और ये -n नीचे a की घात n में चला गया। इसी तरीके से ये y की घात 1 ऊपर आया और ये जो -1 है ये y की घात 1 बन गया नीचे आके। मैंने इस फॉर्मूले में रखा है, ये जो नियम हमने पढ़ा था। अब देखो y की घात 1 कितना हुआ? y की घात 1 कितना हुआ? y से y कट गया तो यहाँ पर कितना बचा? 1। तो मेरा जो आंसर है वो क्या आया? y की घात 0 बराबर 1। तो दुनिया में किसी की भी घात 0 हो तो वो 1 के बराबर हो। ठीक है, अब समझ आ गया राज? तो क्वेश्चन की तरफ चलें। एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको घातांक घातांक बोल रहा हूँ, गुणांक बताना है। ठीक है, चलिए। संख्यात्मक गुणांक हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका एक क्वेश्चन है। इसमें आपको y की घात 3 का गुणांक क्या होगा ये बताना है। ठीक है, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज रहा हूँ, तो मुझे आप 5 सर जी एक सेकंड बार का। और बोलिए क्वेश्चन। अभी बोलता हूँ मैं, 1 मिनट। अभी मैं पहले पोल आपकी स्क्रीन पर भेज दूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन में कहा गया है आपको एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई। ये किसका फॉर्मूला है? x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, तो वो दिया हुआ है, इसमें आपको y³ का गुणांक बताना है। किसमें? x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई में y³ का गुणांक क्या है? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 3xy और ऑप्शन डी 3x। सर सभी जी लोगों y को, क्यूब वाले का गुणांक बताना है। हाँ, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई में y³ का गुणांक क्या है? ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी -3, ऑप्शन सी 3xy, ऑप्शन डी सर 3x। जी वो ये जो x क्यूब के बाद वाला y क्यूब का या फिर ये मैं के बाद वाला y क्यूब का? एक ही तो y³ है, यही तो है, यही वाला y³ जो दिख रहा है दूसरे नंबर पर। और कहाँ है y³? एक मिनट में लिख देता हूँ। देखो, x³, अच्छा यहाँ तो और नहीं दिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ। x³ माइनस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये दिया हुआ है। और इसमें ये वाला जो y³ है इसका गुणांक बताना है। इसका क्या बताना है? गुणांक बताना है। 3xy। क्या सुमित? 3xy माइनस है। अच्छा, -3xy, ठीक है, हाँ जो भी है, इसको मैं बदल देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। -3xy है भाई। ओके, हाँ जी, ये है -3x। ठीक है, इसमें आपको y³ का गुणांक बताना है। वेरी गुड, सभी लोगों को आंसर करना है, जल्दी से करें सभी लोग, जल्दी। हर बच्चे का मुझे आंसर चाहिए पोल में। अभी अभी मैंने गुणांक के बारे में आपको समझाया था, जल्दी करिए सभी लोग, जल्दी से। हाँ जी,
ओके, ओके, अभी भी 4 लोगों का आंसर आना बाकी है। 4 लोगों का आंसर आना अभी भी बाकी है। ओके, 3 लोग, 3 स्टूडेंट्स। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। 5 4 3। ओके, आ गया है सबका आंसर कोई। तो मैंने आपको गुणांक का मतलब बताया था। क्या बताया था मैंने आपको गुणांक का मतलब? कि गुणा वाला अंक। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा वाला अंक। किसकी गुणा वाला अंक? जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है? वाई क्यूब का। यानी वाई क्यूब का गुणा वाला अंक क्या है, यानी वाई क्यूब में किसकी गुणा हो रही है। तो वाई क्यूब में किसकी गुणा हो रही है? ये रहा वाई क्यूब। अगर कोई संख्या नहीं लिखी है इसके साथ तो यहाँ पर क्या मानते हैं हम? 1। तो गुणांक क्या हुआ? -1। -1 की गुणा हो रही है ना, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, -1। कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा -1। 2-3 लोगों का गलत था, बाकी सबका सही था। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपना नया टॉपिक अब शुरू कर रहे हैं, जो कि है हेरोन का सूत्र, हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, हेरोन का सूत्र पढ़ने से पहले हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा क्या गुना होता है? भुजा। भुजा गुना भुजा। ओके, नहीं, ये तो प्लस 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 करना है, प्लस। सर जी, प्लस। भुजा प्लस भुजा। A प्लस B प्लस C। नहीं नहीं नहीं, सर वो क्षेत्रफल थोड़ी नहीं सर है, वो सर तो। जी, सूत्र सर बताऊं? त्रिभुज सूत्र का क्षेत्र है F। 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यस, वेरी गुड। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, मेरे पास मान लो एक ये त्रिभुज है। अपना माइक बंद कर लीजिए। अब मान लो मेरे पास ये एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? इसकी ऊंचाई क्या है? h है। क्या है इसकी ऊंचाई? h। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, इसकी ऊंचाई क्या है? h है। और इसका आधार क्या है? इसका जो आधार है, ये आधार है इसका, वो क्या है? b। ठीक है, ये b क्या है? आधार है। और ये h क्या है? ऊंचाई है। और मेरे पास एक त्रिभुज है, ये ए बी सी। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें हमें ऊंचाई दी हो और हमें आधार पता हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें हमें ऊंचाई h दी हो और उसका आधार हमें पता हो, उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, लेकिन ये तो तब है ना जब हमें ऊंचाई और आधार पता हो, तब हम ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन मान लो मेरे पास एक और त्रिभुज है। मेरे पास ये एक और त्रिभुज है जिसमें मुझे ऊंचाई नहीं दी, जिसमें मुझे ऊंचाई नहीं दी, बस मुझे भुजाएं दे दी, है ना। ऊंचाई ना देकर बस मुझे भुजा दे दी। ये a सेंटीमीटर है, ये b सेंटीमीटर है और ये c सेंटीमीटर है। तब तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ऊंचाई नहीं पता, बस हमें आधार तो पता है c है। आधार हमें पता है c है, लेकिन ऊंचाई नहीं पता ना, तो ये फॉर्मूला तो यहाँ पर फेल हो गया। ये बात मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ बताओ? एक मेरा त्रिभुज था एबीसी, इसको कह देता हूँ डीई है। इसमें तो आसानी से लग जाएगा ये फॉर्मूला, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि हमारे पास ऊंचाई भी है और हमारे पास आधार भी है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा त्रिभुज आ जाए सर जी, जिसमें A और E के बीच कितना सेंटीमीटर का है? वो कितना भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल
के तौर पर ए बी सी ले लिया है, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। सर जी इसमें क्या हीरोन सूत्र का हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते 1/2 आधार गुना ऊंचाई का, तो यहाँ पर काम आता है हमारे हेरोन का सूत्र या हेरोन्स फॉर्मूला। तो जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हेरोन, उन्होंने एक सूत्र हमें दिया जिसकी सहायता से आप ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो जिसकी भुजाएं हमें पता है। इसका तो हमें पता है कि एच ऊंचाई चाहिए और आधार चाहिए। मान लो ऊंचाई ना दी हो तो क्या करें, तो हेरोन का सूत्र, हेरोन ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिसकी हेल्प से आप ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो जिसमें मुझे भुजाएं दी हुई है ए बी और सी। ये ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो हेरोन के सूत्र का उपयोग क्या है, जल्दी से बताओ क्या सर उपयोग जी है। a+b+c/2। मैं क्या पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ एस हेरोन, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। मैंने फॉर्मूला तो पूछा ही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हेरोन के सूत्र का उपयोग क्या है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, तो हेरोन के सूत्र का यूज क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। ओके, चलो अब बात करते हैं क्षेत्रफल निकलता कैसे है। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए पहले परिमाप क्या होता है। परिमाप कोई बताएगा मुझे, परिमाप क्या होता है, यस सर। बताइए। यस सर। सर जी वो a+b+c कर देंगे जो आएगा वो तीनों उसको, भुजाओं का जोड़। यस सर, और उसको हाफ कर देंगे वो अर्ध परिमाप। अर्थ परिमाप नहीं पूछा मैंने, परिमाप पूछा है। परिमाप किसी भी फिगर का, अगर किसी भी, जैसे ये एक सर त्रिभुज जी है, वो तीनों प्लस कर देंगे तो वो परिमाप। परिमाप सर तीनों जैसे भुजाओं का तीनों योग। भुजाओं का यस वो दे 6 यस 6 सेंटीमीटर दे रखा होगा, और 6 गुना 6+3 6+6+6। यस। तो किसी भी आकृति में जो परिमाप होता है वो होता है भुजाओं का योग। अब ये त्रिभुज है क्योंकि तीनों भुजाओं का योग लिख दिया। अगर वर्ग होता तो चारों भुजाओं का योग, अगर आयत होता तो चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप से मतलब क्या है कि चारों भुजाओं का माप, यानी चारों भुजाओं का योग। सॉरी, चारों नहीं, अगर त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का योग, वर्ग है तो चारों भुजाओं का योग, और आयत है तो चारों भुजाओं का योग। तो परिमाप का मतलब क्या होता है कि हमें भुजाओं का क्या निकालना होता है, योग। तो अगर मैं इस भुजा को ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, a+b+c। a+b+c। सबको समझ आ रही है ना ये चीज, परिमाप क्या है, तीनों भुजाओं का योग। यस सर। ठीक है, अगर मेरे पास ये त्रिभुज है ए बी सी, इसकी 3 भुजा हैं ए बी और सी सेंटीमीटर, ठीक है, ये ए सेंटीमीटर है, ये बी सेंटीमीटर है और ये सी सेंटीमीटर है। तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, यानी a+b+c। और अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप का मतलब होता है कि परिमाप का आधा। आधा। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है कि परिमाप का आधा। तो परिमाप क्या था मेरा, a+b+c, इसका आधा क्या होगा, a+b+c/2। इसी को हम क्या बोलते हैं, s। इसको s क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो इसीलिए ये जो सेमी का s है, इस s को हमने ये दर्शाने के लिए उपयोग कर लिया। तो जो मेरा s होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, और उसका मान क्या होता है, a+b+c/2। a क्या है, a b c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अभी हम क्षेत्रफल पर आए नहीं है, अभी तक सिर्फ हमने अर्ध परिमाप निकाला। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्षेत्रफल की तरफ। तो देखो भाई, क्षेत्रफल का सीधा सीधा सूत्र होता है, क्या होता है क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल इसका, त्रिभुज का, बराबर होता है √ऑफ s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। यहाँ पर s क्या है, प्लीज अपना माइक बंद रखो, प्लीज अपना माइक बंद रखो सभी लोग। यहाँ पर s क्या है, अर्ध परिमाप, ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, a+b+c/2 के। और a, b, c क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं।
ओके, तो ये है हमारा क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं का यूज करना है, इन दोनों का। तो सबसे पहली चीज, फॉर्मूले समझ में आ गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा याद करो, मैं कह रहा हूँ समझ में आ गए हैं। ए बी सी क्या है, एस क्या है, कैसे निकला, समझ में आ गए हैं सभी को, तो वाई टाइप कर दो, और अगर डाउट है तो पूछ लो। ये बी लिखा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ चले, क्वेश्चन आप लोग ही करेंगे, मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो परिमाप के बारे में मैंने आपको बता दिया है, भुजाओं का योग क्या होता है, परिमाप होता है, और हेरोन का सूत्र भी मैंने आपको लिखवा दिया है। अच्छा, क्वेश्चन पर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको और बतानी। पहली चीज तो मैं ये बतानी थी कि अगर अंडर रूट में a गुणा b गुणा c है तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, अंडर रूट a गुणा अंडर रूट b गुणा अंडर रूट c, ठीक है। दूसरी चीज मुझे ये बतानी थी कि अगर अंडर रूट में दो संख्याएं एक जैसे जिनकी गुणा हो रही है तो वो बराबर किसके होता है, a के। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 5 गुणा 5, तो ये किसके बराबर होगा, 5 के, ठीक है। मैंने लिखा अंडर रूट 10 गुणा 10, तो ये किसके बराबर होगा, 10 के, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना उसमें जोड़े बनते हैं वर्गमूल में, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, जोड़े बनते ही अब हम इसको एक बार लिखेंगे तो एक बार 5 लिख दिया, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसको फिर एक बार लिखेंगे पेयर बन जाएगा, तो इसको भी हमने एक बार लिख दिया 10। ये वाले नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझ में आ गए हैं ये तीनों, जल्दी बताओ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये क्वेश्चन में यूज होगा इनका, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, ठीक है। एक चीज और बतानी थी कि अगर मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, ये किसके बराबर होता है, बताओ, अंडर रूट अंडर 5 रूट 5। अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 किसके सर जी बराबर होगा, 5, सर जी 5, सर जी 5। ठीक है। तो ये नियम सबको पता है, रूट 2 गुणा रूट 2 किसके बराबर होता है, 2 के, ठीक है। रूट 10 गुणा रूट 10 किसके बराबर होता है, 10 के, ठीक है। तो ये कुछ नियम थे जो कि हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है आपके लिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। बताइए कैसे करोगे, आप लोग ही करो और बताओ क्या आंसर आएगा। आपके पास 5 मिनट है। हाँ जी, क्या सर पहले इसका ए लिख लेंगे करो 8 करो करो सेंटीमीटर, करो बी करो, लिख लेंगे बताओ 11। मत, बताओ मत करो, आप बता दोगे तो सब लोग कर लेंगे, अगर आपको आता है तो आप करो, फाइनल आंसर बताओ मुझे। फाइनल आंसर बताओ क्या आया। हाँ जी, 51 सेंटीमीटर। अच्छा, कोई बात नहीं, विशाल दोबारा करो। सभी लोगों को इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करना है क्योंकि आपके सर एग्जाम आ रहे हैं। 51 को काट के बता देंगे एक बार, कुछ समझ नहीं आया थोड़ा सा। क्या 51 को 51 को क्या करना है, मतलब उसको काटना है 2 से। 51 2 से कटेगा ही नहीं। तो सर जी वही उतार दूं? क्यों, क्या हुआ इसमें, 51 आ रहा है क्या, 51 कैसे आ रहा है। सर जी परिमाप निकाल रहा हूँ। हाँ, 51 2 से नहीं कटता। परिमाप क्यों निकाल रहे हो, परिमाप तो इसमें दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, क्वेश्चन देखो। दो भुजाएं हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर जिसका परिमाप है 32 सेंटीमीटर। परिमाप तो हमें पहले से दिया हुआ है ना, उसको निकाल क्यों रहे हो। ओके सर। हाँ जी, किसी का आंसर नहीं आया, अभी क्या हुआ। सर जी 5-10 मिनट दो, करते आ रहा हूँ। 10 मिनट तो नहीं, चलो 5 मिनट और दे रहा हूँ।
देखो इसमें सोचो ना खुद से, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास दो भुजाएं हैं और मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए तीसरी भुजा भी चाहिए, तभी तो क्षेत्रफल निकालूंगा इसका। जब तीसरी भुजा मेरे पास होगी तो तीसरी कैसे निकाल सकता हूँ, सोचो, जी समझ गया। है ना। फिर तीसरी भुजा निकाल के उसके बाद क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख दो। यस सर। चलो ठीक है, सर मैं समझ गया। मैं बता देता हूँ, अब आप कर लो अपना, जिनको समझ, जो समझ गए हैं चलो पहले कर लो आप, क्योंकि बहुत टाइम मैंने ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहली चीज मेरे पास दिया क्या क्या हुआ है वो देखो। मुझे AC दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो AC है भुजा, ये कितनी दी हुई है, 11 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 11 सेंटीमीटर। इसी तरीके से मुझे CB दिया हुआ है, यानी ये वाली भुजा, ये कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। मान लो ये A है, मान लो ये B है, और मान लो ये C है नीचे वाली। नीचे वाली तो मुझे पता ही नहीं, नीचे वाली तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो मुझे ये निकालनी पड़ेगी ना पहले, तीसरी भुजा भी, तभी तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये मान लो कितनी है, C है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन करने का तरीका आप ध्यान से समझो, कैसे हमें क्वेश्चन को देखकर उसकी तरफ बढ़ना है ना। हमें कैसे क्वेश्चन को समझना है, कैसे उसकी तरफ बढ़ना है। सबसे पहले आप ये देखो, हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता तो है, क्या होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस, यही तो होता है, यही होता है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये S कहां से लाऊंगा। तो S मुझे पता है, S कैसे, S क्या होता है, A प्लस B प्लस C बटे 2। अब सवाल ये उठता है कि सर मेरे पास A भी है, मेरे पास B भी है, लेकिन मेरे पास C नहीं है, मेरे पास C सर नहीं हो है। गया आंसर, बताओ। एक मिनट, जिनका हो गया है प्लीज वेट करो, ठीक है। मेरे पास लेकिन C नहीं है ना। A भी है मेरे पास, B भी है, लेकिन C नहीं है, तो मैं कैसे निकालूं। तो आप ध्यान दो, मुझे क्वेश्चन में परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, त्रिभुज का परिमाप क्या बताया था मैंने। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है ना। 32। त्रिभुज का परिमाप कितना क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, यानी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C। A क्या है 11 प्लस B क्या है 8 प्लस C मुझे पता है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर है। अब आप एक बात बताओ, ये भी त्रिभुज का परिमाप है और ये भी त्रिभुज का परिमाप है, ये भी त्रिभुज का परिमाप है जो मैंने इस आकृति की मदद से निकाला, A प्लस B प्लस C करके, और ये भी त्रिभुज का परिमाप है जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर रख दूं कि दोनों परिमाप हैं। क्योंकि दोनों परिमाप हैं तो मैं इसको और इसको बराबर रख सकता हूं या नहीं रख सकता, ये बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। ये भी त्रिभुज का परिमाप है 11 जमा 8 प्लस C, और ये भी त्रिभुज का परिमाप है 32। इन दोनों को मैं बराबर रख सकता हूं या नहीं रख सकता, रख सकता हूं ना। तो इन दोनों को मैंने बराबर रख दिया, यानी ये हुआ 11 प्लस 8 प्लस C बराबर 32। तो यहाँ से C क्या आ जाएगा, 11 और 8 19, 19 प्लस C बराबर 32। तो C बराबर क्या आया, 32 माइनस 19, और ये आया 13। तो मेरी जो तीसरी भुजा है C, वो आ गई है मेरे पास 13, ठीक है। अब मेरे पास A और B तो क्वेश्चन में पहले से ही है। A कितना है 11, B है 8, A है 11 और B है 8, तो मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई त्रिभुज की। अब मुझे क्या चाहिए, अर्ध परिमाप S। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप बटे 2। और परिमाप कितना दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ गया 32 बटे 2। तो अर्ध परिमाप क्या आया, 32 को 2 से भाग करोगे तो 16।
अब मेरे पास सब कुछ है, एस भी है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब मैं सीधा अपना फॉर्मूला लगा सकता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस का मान क्या है, एस का मान क्या है 16, एस का मान क्या है 16, एस की जगह 16 रख दिया गुना 16 माइनस ए का मान क्या है, ए का मान क्या है 11, 16 माइनस 11 गुना फिर एस का मान 16। सर जी ए का -8 है। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 11 लिया है, आप 8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए बराबर 11 लिखा है ना, इसलिए मैंने 11 लिया है। आप कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं मैंने 11 ए को लिया है तो आप भी ए को ही लो, आप बी को ले सकते हो 11। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर। ओके, 16 माइनस बी क्या है, बी क्या है 8, तो 16 माइनस 8 गुना सी क्या है 16 माइनस 13। अब इसको मुझे तो सॉल्व करना है, कर लोगे इसको सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे, 16 गुणा 16 में से क्या रह गए 5 बचा, गुणा 16 में से 8 गए 8 बचा, गुणा 16 में से 13 गए 3 बचा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई इसको, देखो 16 को मैं लिख सकता हूं, अच्छा हाँ 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, ये जो 16 है इसका वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा अंडर रूट में 5 गुणा इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 गुणा 2 लिख सकता हूँ या नहीं, इस 8 को मैंने लिखा 4 गुणा 2 गुणा 3। 4 गुणा 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 4 का अपना वर्गमूल निकालूंगा तो 2 आएगा, तो ये 4 भी बाहर चला गया, तो 4 का वर्गमूल आया 2, तो ये भी बाहर, अंडर रूट में 5 गुणा 2 गुणा 3, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो हमारा आंसर क्या आया 8 रूट 30। बताओ सर जी कुछ लास्ट वाला समझ में नहीं आया। लास्ट वाला समझ में नहीं आया, देखो इस लास्ट वाले को करने के 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये है आप इन सबकी गुणा कर दो एक बार, ठीक है, और फिर उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो। दूसरा तरीका ये है जो मुझे बहुत सही लगता है, आप एक एक संख्या में देखो, पहले देखो 16 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसको अलग अलग लिखता हूँ। मैंने आपको एक नियम बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या नियम बताया था कि इनको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, रूट 16 गुणा रूट 5 गुणा रूट 8 गुणा रूट 3। सर जी तो मेरी बैटरी लो हो गई है। 16 का वर्गमूल क्या है 4 गुणा रूट 5 गुणा 8, 8 का मैं क्या लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 होते हैं, ठीक है, तो 8 को मैं लिख दूंगा 4 गुणा 2 गुणा रूट 3, ये 4 ऐसे का ऐसे ही गुणा रूट 5 गुणा। अब देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये 4 बाहर आकर 2 बन गया, अंदर कितना बचा रूट 2 गुणा रूट 3। अब 4 की 2 में गुणा करोगे तो 8 आएगा, और 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो अंदर आया रूट 30। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करो इसकी एक साथ गुणा कर लो, ये हो जाएगा 16 पंजे 80, 80 अट्ठे 640, 640 गुणा 3 कितना होगा 640 गुणा 3, 300 3 चौक 12 3 6 18 और 19, ये आया अंडर रूट 1920 आया। ठीक है, मैंने क्या किया 16 की 5 में गुणा करी तो 80 आया, 80 की 8 में गुणा करी तो 640 आया, और 640 की जब 3 में गुणा करी तो क्या आया 1920 आया। अब आप क्या करो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालो। कैसे निकालोगे, 2 से भाग हो जाएगा ये, 2 में 18, 2 छिक्का 12 0। तो जो ये मैंने आपको सिखाए थे ना ये आगे काम आएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। ये सब 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छिक्का 12 0, 2 तिया 6 0, 2 15। ठीक है, 15 आ गया। अब 15 का निकालता हूं मैं, 15 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब क्या बनाने हैं आपको
इनके पेयर बनाने हैं, जोड़ी बनानी है। तो इसकी बन जाएगी तो ये 2 एक बार आया, इसकी बन जाएगी ये 2 एक बार आया, इसकी बन जाएगी ये 2 एक बार आया। अब नहीं बन रही किसी की भी, जिनकी नहीं बन रही उनको अंडर रूट के अंदर लिखा रहने दो, और जिनकी बन गई है उनको अंडर रूट के बाहर ले आओ। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इनकी बन गई है तो 8 को बाहर लिखो। अब जिनकी नहीं बनी, जैसे 2 की, 3 की और 5 की, इनकी जोड़ी नहीं बनी तो अंडर रूट लगाओ, इनको लिखो अंडर रूट के अंदर गुणा करके। तो ये आ गया आपके पास 8 अंडर रूट 30। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसा आपका यस सर। जैसे आपको समझ आए आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से सॉल्व करना चाहो इस तरीके से कर लो, इस तरीके से सॉल्व करना चाहो इस तरीके से कर लो। क्लियर सभी को ये क्वेश्चन? जिनको समझ में नहीं आया वो R टाइप कर दो, जिनको समझ में आ गया वो Y टाइप कर दो। जल्दी से जल्दी कर दीजिए सभी लोग। हाँ जी, ओके। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अच्छा, जिनको समझ में नहीं आया है वो मुझे बताएंगे कि कौन सा पार्ट आपका समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा या शुरू से ही समझ में नहीं आया, ये बताओ। सर जी, जो आपने क्वेश्चन शुरू किया था ना, हाँ, वहां से समझा दो एक बार। ये सारा तो आ गया, आपने समझाया था। ये समझाना है। देखो यस सर। देखो, आपको क्वेश्चन को कैसे सोचना है ना। क्वेश्चन को सोचने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा मुझे चीजें क्या क्या दी हुई है। ठीक है, मुझे क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी हुई है, मैं सब हटा दूं। तो देखो, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में दी हुई है 2 भुजाएं। क्वेश्चन में क्या दी हुई है? 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था भुजाओं को किससे दर्शाते हैं? A B C से, है ना। तो मैं मान लेता हूं A क्या है? 8 सेंटीमीटर। चलो किसी को भी मान सकते हो आप। अभी मैंने पहले A 11 को माना था तो 11 को ही मान लेता हूं मैं। जरूरी नहीं आप भी 11 को ही मानो, आप 8 को भी मान सकते हो। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूं। A क्या है? 11 और B क्या है? 8। और तीसरी भुजा C का मुझे पता नहीं, C मुझे पहले चाहिए होगा। ठीक है, और मुझे क्या दी हुई है? दूसरी चीज परिमाप। क्या दिया हुआ है? परिमाप। परिमाप कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, क्या आप C का मान निकाल सकते हो इन दोनों चीजों से? कैसे निकालोगे? देखो, क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे C चाहिए होगा। अगर C की वैल्यू मैं निकालूंगा तभी मैं क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो ये C कैसे निकालूंगा मैं? ध्यान दो, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो परिमाप क्या, इसका परिमाप क्या है? आकृति में देखो, फिगर में देखो, परिमाप क्या होगा? 11 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा मुझे पता नहीं, तो जिसको मैंने C कहा है। तो परिमाप क्या होगा? 11 प्लस 8 प्लस C। यहां तक कोई डाउट? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, यहां तक अगर डाउट है तो बताओ। नेहा, वंदना, बताइए। ठीक है, तो मैंने क्या किया? परिमाप मैंने निकाला इस फिगर से, वो कितना आया? 11 प्लस 8 प्लस तीसरी भुजा, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 11 प्लस 8 प्लस और ये तीसरी भुजा C। और मुझे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? परिमाप 32। तो ये किसके बराबर होगा? 32 के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है, दोनों परिमाप है ना, दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ। ये लाइन समझ में आई? मैंने ये बराबर 32 कैसे लिखा? कैसे लिखा? क्योंकि मैंने पहले तो परिमाप निकाला इस त्रिभुज से, वो कितना आया? 11 प्लस 8 प्लस C। और एक परिमाप मुझे क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ है 32, तो वो ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है, तो दोनों परिमाप है, तो मैं दोनों को बराबर कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों को बराबर किया और यहां से C का मान निकाला। तो 11 और 8 19 प्लस C बराबर 32। तो यहां से जो C है वो कितना निकल कर आया? अब ये 19 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 32 माइनस 19। अब देखो C आ गया है मेरे पास, 32 में से 19 घटाओगे तो 13। ये आ गया मेरे पास। अब मेरा काम हो चुका है। मेरे पास A भी है जो क्वेश्चन में दिया था, मेरे पास B भी है
जो क्वेश्चन में दिया था, और मेरे पास सी भी है जो मैंने निकाला है परिमाप की मदद से। ठीक है, अब मुझे एक चीज और चाहिए, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप जिसको हम बोलते हैं एस, वो क्या होता है? परिमाप का आधा। जो भी मेरा परिमाप है उसमें क्या कर दो, बटे दो। और परिमाप मुझे क्वेश्चन में 32 दिया हुआ है, तो 32 बटे 2। ये चीज समझ में आई सभी को? अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। परिमाप मुझे दिया हुआ है 32, तो 32 का आधा कितना होगा? 16। अब देखो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास ए भी है, मेरे पास बी भी है, मेरे पास सी भी है, और मेरे पास एस भी है। अब आएगा मेरा फॉर्मूला पिक्चर में। तो फॉर्मूला है मेरा ये, इसमें मैं एस की जगह 16 रखूंगा जो मैंने अभी निकाला। ठीक है, फिर ए की जगह मैंने 11 रखा, बी की जगह 8 रखा, और सी की जगह 13 रखा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, इससे आगे बढ़े। अब फिर मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने इनको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया? मैं देखो पूरा ओपन करूंगा इसको, पूरा एक एक स्टेप समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 16 ऐसे का ऐसे ही रहा, गुणा 16 में से 11 गए तो 5 बचा, गुणा 16 में से 8 गए तो 8 बचा, गुणा 16 में से 13 गए तो 3 बचे। अब एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है 16, तो मैं 16 का वर्गमूल जानता हूं, 16 है और उसके ऊपर अंडर रूट है ना। या इसको एक काम करो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैंने आपको एक नियम और बताया था कि मैं इनको अलग अलग लिख सकता हूं, ऐसे अंडर रूट 16 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 8 गुणा अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखो 16 का वर्गमूल क्या होता है? ये वर्गमूल का चिन्ह है, ये 16 है, 16 का वर्गमूल कितना आया? 4, तो मैंने 4 लिख दिया। गुणा 5 का वर्गमूल हमें नहीं पता, तो नहीं पता तो इसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब इस 8 को देखो ध्यान से। 8 को मैं जब अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौक 8, इसको मैं इसके में गुणनखंड कर रहा हूं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 8 किसके बराबर आया? 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 किसके बराबर आया? 2 गुणा 2 गुणा 2। ये चीज आपको पता है ना, गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन, संख्याओं को का गुणनखंड कैसे करते हैं, है ना। ये मैंने क्या किए हैं? 8 के गुणनखंड किए, क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब मैं इस 8 की जगह लिख दूंगा यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, गुणा, अब 3 का मैं कुछ कर नहीं सकता तो इसको ऐसे का ऐसे ही रखता। अब ध्यान से देखो, ये 4 ऐसे का ऐसे गुणा, ये रूट 5 ऐसे का ऐसे गुणा। अब देखो यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है ना, यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है, यहाँ देखो ये पेयर बन रहा है ना इसका, तो इसको मैं वर्गमूल से बाहर निकालकर एक बार लिख दूंगा। अंदर क्या बचा? 2, तो 2 रूट 2 गुणा रूट 3। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। अगर सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो जल्दी से। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब इसके बाद में क्या करूंगा? जो संख्याएं बिना रूट की है उनकी गुणा कर लो, और जो संख्याएं रूट में है उनकी गुणा कर लो। तो बिना रूट वाली संख्या कौन सी है? 4 और 2, तो 4 और की 2 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 8। और रूट वाली संख्याएं कौन सी है? 5, 2 और 3, इनकी गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 5 दूनी 10, 10 दिया 30, अंडर रूट में 30। तो मेरा आंसर क्या आया? 8 रूट। अब बताइए, जल्दी से बताइए, समझ आ गया सभी को? फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आसान सा क्वेश्चन दूंगा, और आपका जो होमवर्क होगा वो होगा आपका जो प्रश्नावली 12.1 है, उसके आपसे जितने क्वेश्चन हो जाए, उसमें आपसे जितने क्वेश्चन हो जाए वो क्वेश्चन कर लेना, जो ना हो वो अगली क्लास में पूछ लेना। प्रश्नावली 12.1 में आपकी बुक जो एनसीईआरटी की है उसमें। ठीक है, चलो। सर जी आज पोल में क्वेश्चन आंसर नहीं होगा? एक क्वेश्चन हुआ है बस, आज टाइम हो गया ना, इसी क्वेश्चन में चला गया सारा टाइम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो। ये है अनुपात वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए हैं, अनुपात वाले। संख्याएं अलग अलग हो सकती हैं, या 12, 17, 25 की जगह 3, 4, 5 हो सकते हैं।
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, परिमाप की जगह कुछ भी हो सकता है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्योंकि टाइम कम है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, बस क्या दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहला काम है ये अनुपात को हटाना। क्वेश्चन में कहा क्या गया है वो ध्यान से समझने वाली चीज है कि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भुजाओं का अनुपात। ये 3 भुजाएं हैं, उनका अनुपात दिया हुआ है। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इस अनुपात के चिन्ह को पहले हटाऊंगा। और अनुपात के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं, कौन बताएगा? अनुपात के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करते हैं कोई भी स्टूडेंट? इस मंत्र को हमेशा याद रखना, बहुत काम आएगा जब भी आपको अनुपात हटाना है। अभी तो देखो ये बंधी हुई है एक तरीके से अनुपात में, इनको मैं अलग अलग नहीं लिख सकता। मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता 12, 17 और 25 नहीं लिख सकता जब तक, क्योंकि ये अनुपात के अंदर बंधी हुई है। मुझे इनको पहले खोलना पड़ेगा, और खोलने का एकमात्र तरीका ये है कि आप इस संख्याओं में किसी एक चर की गुणा कर दो। ये बंधी हुई है अनुपात के अंदर, इनको खोलूंगा कैसे? मैं इन सब में x की गुणा कर दूंगा। कोई भी चर ले लो, a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z, कोई भी चर ले लो जो आपका मन करे। मैं ले रहा हूं x। मैं क्या करूंगा, इनको खोलने के लिए मैं कह दूंगा पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x। ये हमेशा याद रखना, अनुपात में ऐसे ही करना है। इनको अलग अलग लिखने के लिए आपको x की गुणा करके अलग अलग लिखना पड़ेगा, या x कोई भी चर हो, मैं ये नहीं कह रहा x ही हो। और तीसरी भुजा मैं कह देता हूं है 25x। ठीक है, अब आपके पास सिंपल एक त्रिभुज आ चुका है। आपके पास क्या आ गया है, एक त्रिभुज आ गया है। मान लो ये एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजाएं जिनका माप क्या क्या है। मान लो एक का है 12x, इसका 12x है, इसका 17x है, और इसका 25x है। भुजाएं पता चल गई। परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? 540 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये मुझे 12x, 17x और 25x में x का मान निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? जल्दी से मुझे बताओ, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? इसकी बात नहीं कर रहा 540 की, मैं कह रहा हूं इस त्रिभुज का परिमाप, इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं। जल्दी बताओ। सर इसका 10 आ रहा है, ये बराबर। एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। मैं कह रहा हूँ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज का, इसका। 54। आप मेरा क्वेश्चन नहीं सुन रहे ध्यान से। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, 12x, 17x और 25x। तो परिमाप क्या हुआ? 12x प्लस 17x फिर 54 प्लस 25x। परिमाप इसका क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है ना। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो परिमाप कितना हुआ? 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में भी परिमाप दिया हुआ है 540। क्वेश्चन में भी हमें परिमाप कितना दिया हुआ है त्रिभुज का? 540। तो ये भी परिमाप है और ये भी परिमाप है, तो यानी ये दोनों बराबर हैं। तो ये किसके बराबर हो गया? 540। सर जी x 0 में बदल गया ना। एक मिनट, अभी चलते हैं x की तरफ। पहले ये बताओ, किसी भी स्टूडेंट को अगर इस जो चीज मैंने अभी लिखी है इसमें कोई डाउट है क्या? सर जी मुझे डाउट है। सर जी डाउट है मुझे। पूछो क्या डाउट है। सर जी ये तीनों को प्लस करना होता है ना, तो ये 54 आ रहा है, तो ये 540 कैसे? अरे मेरी बात आप ध्यान से सुन नहीं रहे। इसका पिछले क्वेश्चन में भी मैंने यही चीज बताई थी। ये एक त्रिभुज है, इसका परिमाप क्या होगा? 12x प्लस 17x प्लस 25x। ये इसका परिमाप होगा या नहीं होगा? तीनों भुजाओं का योग। ये है इस त्रिभुज को अगर हम देख रहे हैं तो परिमाप। हमें क्वेश्चन में भी तो परिमाप दिया हुआ है 540। त्रिभुज का परिमाप इन तीनों भुजाओं का योग, और वो किसके बराबर है? 540 के बराबर है। ये भी परिमाप है, ये भी परिमाप है पूरा, और ये 540 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी परिमाप है। तो दो एक जैसी चीज बराबर होगी या नहीं होगी, ये बताओ। तो इसीलिए ये पूरा 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर हो गया 540 के। अब जो आप ये कह रहे हो ना x 0 में बदल जाएगा, भाई क्यों बदल जाएगा 0 में? यहां से मैं x का मान निकालूंगा, यहां से मैं
x का मान निकालूंगा। 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। अब इनको जोड़ता हूं मैं तो क्या आएगा, 54x आएगा या नहीं आएगा? 12x और 17x 29x, 29x और 25x 54x बराबर 540। अब 54x की गुणा में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 540 बटे 54। और जब आप इसको भाग करोगे 54 एकम 54, 54 धाम 140, तो x बराबर क्या आया, 10। बताओ, समझ में आया? यहां से मैंने x का मान निकाल लिया। जो वो मैंने x अपनी तरफ से मान लिया था ना, ये कि पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x, तीसरी भुजा 25x, तो ये जो x जो मैंने अपनी तरफ से माना था, ये इसका जो मान है वो 10 आ चुका है। कोई डाउट किसी को हो तो बताओ। जो आप बोल रहे हो ना कि ये x को मैं 0 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? इनको जोड़ो ना, 12 में 17 जोड़ोगे 29x, 29x में 25x जोड़ोगे तो 54। ये आपको पता होगा ना कि अगर मैं x प्लस 2x कह रहा हूं तो वो 3x के बराबर होता है। अगर मैं 3x प्लस 2x कह रहा हूं तो वो 5x होता है। ये सब चीजें आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ये बताओ। जब हम जोड़ते हैं तो संख्या तो जुड़ेंगी, 3 और 2 5। ये जो चर है वो ऐसे का ऐसे ही रहता है, x का x ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर छोटी छोटी चीजें। तो यहां से अब x बराबर 10 आ गया है। अब मैं पहली भुजा निकाल सकता हूँ। पहली भुजा क्या है, 12x, और x का मान 10 है, तो पहली भुजा क्या आएगी, जल्दी बताओ। पहली भुजा है 120 12x और x का मान क्या है, 10, तो 12 गुना 10 कितना हुआ, 120। दूसरी भुजा कितनी है, 17x, दूसरी भुजा 170। 17x, ठीक है। और x की जगह मैंने 10 रखा, तो 17 गुना 10 170। तीसरी भुजा 25x की कितनी थी भाई, बताना। 25 थी ना, हाँ 25x, और x की जगह मैंने 10 रखा, तो 25 गुना 10 बराबर 250। अब मेरे पास पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा तीनों है। मान लो मैंने इसको a बोला, इसको b बोला और इसको c बोला, ठीक है। और अर्ध परिमाप s क्या होगा, परिमाप का आधा। परिमाप कितना दिया हुआ है, 540 दिया हुआ है ना परिमाप। 540 का आधा क्या होगा, 540 बटे 2, 270। 270, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, इसमें ये सब मान रखकर आपको ये खुद से सॉल्व करना है, तो मुझे बताना है अगली क्लास में क्या आंसर आया। अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। एस है 270, ए है 120, बी है 170 और सी है 250। इसमें रखोगे सारे मान और क्षेत्रफल निकालोगे, ठीक है। ये आपके लिए एक तो ये होमवर्क है, और इसके अलावा अच्छा ये 5वां जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 12.1 का ही मैंने करा ही दिया है वैसे तो पूरा ही, बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ओके। और जो भी डाउट होगा आपको अगली क्लास में आकर पूछना, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, तो इसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जिनको डाउट्स हैं वो रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते। हाँ जी।